हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 11 में जो चैप्टर चल रहा था सेल ऑर्गेनल्स या फिर कोशिकांग, वो चैप्टर हो गया था कंप्लीट। मैंने उस चैप्टर के सभी शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लें या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कर चेक करें, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th का चैप्टर है सेल डिवीज़न या फिर कोशिका विभाजन। ठीक है, ये आपका एक चैप्टर है सेल डिवीज़न क्लास 11th में। तो सेल डिवीज़न में हम मोस्टली 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस चैप्टर में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट डिवीज़न समसूत्री विभाजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस डिवीज़न, ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो बच्चा फर्स्ट टाइम या फिर जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, तो इससे पहले चैप्टर जो है सेल ऑर्गेनल्स, उसमें क्रोमोसोम पढ़ाया है। क्योंकि डिवीज़न आप तभी पढ़ सकते हो जब आपको ये पता होगा कि क्रोमोसोम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, ये सब चीज़ें। तो आप पहले प्लेलिस्ट चेक करें, क्रोमोसोम पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आपको ये डिवीज़न समझ में आएगा। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स को क्रोमोसोम का पूरी डिटेल पता है उन्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो डिवीज़न चैप्टर का नाम है आपका सेल डिवीज़न, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका का विभाजन। तो इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। दोनों विभाजन के डायग्राम और थ्योरी मोस्टली सेम है, बस एक चीज़ का अंतर है सेल के डिवीज़न का। समसूत्री विभाजन में जो 2n से जो सेल्स बन रही हैं वो 2n बन रही हैं, जबकि अर्धसूत्री, अर्ध माने आधा और सम माने होता है, आप ऐसे याद रखेंगे, सम मतलब सेम और अर्ध मतलब आधा। तो समसूत्री में सेल्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, और अर्धसूत्री में सेल्स क्या है, आधी हो जाएंगी। पर ये तो मैं आपको अर्धसूत्री में बताऊंगी। अब हम पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन, तो अब इस पे ध्यान देते हैं। तो समसूत्री विभाजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस डिवीज़न, माइटोसिस डिवीज़न कहते हैं, इसे सोमेटिक सेल डिवीज़न भी कहते हैं। अब मोस्टली क्या है, ये आपका हिंदी मीडियम में वाले बच्चों का तो समसूत्री विभाजन लिखा आएगा, लेकिन आपको इंग्लिश में भी सारी टर्म्स याद होनी चाहिए कि समसूत्री विभाजन को माइटोसिस डिवीज़न कह रहे हैं या फिर सोमेटिक सेल डिवीज़न्स कह रहे हैं। ये हमारी बॉडी में एक सेल्स पाई जाती हैं, सोमेटिक सेल्स या फिर दैहिक कोशिकाएं, जो क्या है हमारे ऑर्गन्स बनाने में निर्माण करती हैं, किसका, ऑर्गन्स का। इसलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं, सोमेटिक सेल्स डिवीज़न या फिर दैहिक कोशिकाएँ हिंदी में कहते हैं। तो लिविंग सेल्स में समसूत्री विभाजन की खोज W. फ्लेमिंग ने की थी। तो जो समसूत्री विभाजन की खोज है वो लिविंग सेल्स मतलब जीवित कोशिका, नॉन लिविंग नहीं, लिविंग सेल्स में समसूत्री विभाजन की खोज W. फ्लेमिंग ने की थी। अगर आपसे टीचर पूछे कि जो समसूत्री विभाजन है उसकी खोज किसने की, तो W. फ्लेमिंग ने की थी। यह सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है। जो हमारा, आप याद रखेंगे, एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो मैं शायद पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में डिफरेंस, या फिर इस चैप्टर में पढ़ाऊँगी। तो इन दोनों डिवीज़न मतलब समसूत्री और अर्धसूत्री में एक डिवीज़न सबसे बड़ा ये है कि ये सोमेटिक सेल्स में पाया जा रहा है और वो दूसरी सेल्स में प्रेजेंट पाया जाता है। तो जो आपको हमेशा याद रखना है, समसूत्री विभाजन किस में पाया जा रहा है, सोमेटिक सेल्स या फिर दैहिक कोशिकाएं में पाया जाता है। इस डिवीज़न में डिप्लॉयड द्विगुणित 2n पेरेंट सेल विभाजित होकर 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाते हैं। ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वाले डिवीज़न में, जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है। समसूत्री विभाजन में 2 पेरेंट सेल, वो भी डिप्लॉयड, द्विगुणित याद रखेंगे। मैं यहाँ एक नोट डाल रही हूँ, स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पर नोट डाल रही हूँ आपको याद करने के लिए। डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड को हमेशा आप 2n से रिप्रेजेंट करेंगे और हैप्लॉयड को हमेशा n से रिप्रेजेंट करेंगे। डिप्लॉयड से पता चल रहा है 2, तो डिप्लॉयड को 2n से और हैप्लॉयड को n से। हमारा समसूत्री में क्या होता है, अगर पेरेंट 2n है तो जो डॉटर बनेंगी वो भी 2n बनेंगी, ये बिल्कुल सेम बनेंगी। पेरेंट्स भी 2n थे और जो डॉटर्स बनती हैं, और हमेशा 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं 2n से, 2n ही सेल्स बन रही हैं, इसलिए ही इस डिवीज़न का नाम समसूत्री विभाजन है। सम मतलब समान,
पेरेंट की से जो संतति बन रही है वो सेम है बिल्कुल, इसलिए इसे ही समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो यही लिखा है कि डिप्लॉइड को हिंदी में बोलते हैं द्विगुणित, रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। तो डिप्लॉइड द्विगुणित 2n पेरेंट सेल विभाजित होकर या फिर सेल डिवीज़न करके 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाते हैं। ये लाइन आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। वाइवा में आप ही वाइवा में भी बना सकते हैं, आपका प्रैक्टिकल है बायो का, तो आप हार्ड बोर्ड पे ये डायग्राम्स जो अभी इसमें और स्टेजेस आएंगी थर्माकोल से ये बना सकते हैं। तो आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ लेकिन पता होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूछा कि समसूत्री विभाजन, इसका नाम समसूत्री विभाजन क्यों है, इसे समसूत्री विभाजन ही क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो डिप्लॉइड सेल्स हैं, डिप्लॉइड पेरेंट सेल का जो विभाजन हो रहा है उनसे जो संतति बन रही है वो भी 2 डॉटर सेल्स वो भी डिप्लॉइड बन रही हैं। ये समझ लो 2n से 2n ही बन रहा है, तो इसलिए इसे 2n सेम लिया, 2n ही हमें संतति प्राप्त हुई, इसलिए ही इसे समसूत्री विभाजन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि समसूत्री विभाजन में सेम पेरेंट जैसे डॉटर सेल्स बनती हैं, इसलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इस डिवीज़न में पेरेंट और डॉटर सेल्स की क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है, इसलिए इसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है। देखो ये जो मैंने बताया वो लाइन थ्योरी में भी आई है कि पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम की जितनी संख्या होगी सेम उतनी ही डॉटर में रहेगी। मतलब जो पेरेंट हैं, पेरेंट्स के अंदर विभाजन हुआ और उनसे जो संतति बनी, डॉटर सेल्स बनी, उनमें क्रोमोसोम की संख्या और उनमें डिप्लॉइड की संख्या, डिप्लॉइड दोनों सेम है, इसलिए ही क्या बोल रहे हैं इसे समसूत्री विभाजन। तो अगर कोई भी टीचर पूछे कि समसूत्री विभाजन क्यों कह रहे हैं या फिर क्या होता है समसूत्री विभाजन, तो आप ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है, तो आपको यही बताना है कि सर या मैम जो भी है कि जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें डिप्लॉइड पेरेंट सेल से डिप्लॉइड 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, इसलिए ही इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, क्योंकि पेरेंट सेल की क्रोमोसोम की संख्या और जो संतति बन रही है डॉटर सेल्स उनकी संख्या समान रहती है, इसलिए समसूत्री विभाजन कह रहे हैं। अब मैं आपको ये बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि समसूत्री विभाजन इसे क्यों कह रहे हैं। इसके बाद आता है समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं। जो समसूत्री विभाजन है वो काफ़ी स्टेजेस में, जब डिवीज़न हो रहा है तो उसमें 4 स्टेजेस होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। तो समसूत्री विभाजन 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। हमारी 4 स्टेज हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और ये आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज याद होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने प्रोफेज के बाद एनाफेज कर दिया, एनाफेज पहले कर दिया, बिल्कुल कट जाएगा। पहले प्रोफेज आएगा, देन मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये सीक्वेंस से ही लिख के आनी है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पहले प्रोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या हो रहा है, जो डिवीज़न के बीच क्रोमोसोम के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं डिवीज़न के टाइम, वो सब हमें इन स्टेजेस में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेज है आपकी प्रोफेज, PROPHASE, प्रोफेज, इसे हिंदी में भी प्रोफेज ही लिखेंगे। प्रोफेज में क्या हो रहा है, ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें डायग्राम की थ्योरी है कि इन डायग्राम्स में क्या हो रहा है वो इन पॉइंट्स में है। तो पहले पॉइंट्स पढ़ के बता देती हूँ, फिर डायग्राम से समझा दूंगी। तो फर्स्ट है क्रोमेनेमेटा डेफिनिट थ्रेड के रूप में बढ़ जाता है और धीरे धीरे स्मॉल एंड थिक होने लगता है। अब क्रोमेनेमेटा, जिन स्टूडेंट्स ने क्रोमोसोम पढ़ रखा है उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि क्रोमोनेमेटा क्या है। ठीक है, तो इसलिए कह रही हूँ जो स्टूडेंट्स ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले क्रोमोसोम की वीडियो देखें, जिससे आपको सब पता चल जाएगा कि क्रोमेटिड्स क्या है, क्रोमेनेमेटा क्या है, सेंट्रोमेयर, सेंट्रोइल, सब कुछ क्रोमोसोम के ही अंदर है, उनके ही पार्ट्स हैं, इसलिए आपको क्रोमोसोम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट है क्रोमोनेमेटा डेफिनिट थ्रेड के रूप में बढ़ जाता है और धीरे धीरे थिक होने लगता है। तो जब डिवीज़न स्टार्ट हुआ, अब ध्यान से समझना, जब हमारा माइटोसिस डिवीज़न स्टार्ट हुआ किस में, पेरेंट्स में, वो भी डिप्लॉइड सेल्स में। ठीक है, तो जब स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट स्टेज आई प्रोफेज। जब स्टार्ट ही हुआ फर्स्ट स्टेज आ गई प्रोफेज। तो फर्स्ट स्टेज में क्या क्या हो रहा है, जो हमारा क्रोमेनेमेटा है वो क्या होगा, पतले पतले थ्रेड या फिर धागों के रूप में बढ़ जाएगा, वो भी स्मॉल एंड थिक, छोटे और थिक धागों के रूप में बढ़ जाएगा। कौन, क्रोमोनेमेटा। सेकंड पॉइंट है क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोसोम के द्वारा अटैच होते हैं, जिन्हें इजीली अलग नहीं किया जा सकता।
अब देखो आपका एक क्रोमोसोम है, लाइक ये है, ठीक है। क्रोमोसोम में जो ये चीज़ होती है इन्हें बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये दोनों एक सर्किल के द्वारा जुड़ी हुई हैं। इस सर्कल को हम बोल रहे हैं सेंट्रोसोम। तो ये सेंट्रोसोम से ये दोनों इतने अच्छे से मजबूती से जुड़े हुए हैं कि इनको अलग करना इजी नहीं है। तो इस पॉइंट में यही लिखा है कि क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोसोम्स के द्वारा अटैच होते हैं, जिन्हें ईजिली अलग नहीं किया जा सकता। ये मैंने आपको रफली बता दिया है कि क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं। आप डिटेल में पढ़ेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हमने ये पढ़ा। थर्ड पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियोलस धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। लुप्त मतलब डिसअपियर या फिर गायब होने लगता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस पढ़ाया था मैंने आपको इससे पहले चैप्टर जो है सेल ऑर्गेनल्स, मैंने उसमें सभी सेल्स के जो पार्ट हैं या फिर सेल ऑर्गेनल्स वो पढ़ा दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के जो आउटर लेयर होती है, न्यूक्लियर जैसे सेल के चारों ओर के मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, ऐसे न्यूक्लियस के चारों ओर के मेम्ब्रेन क्या कहला रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसे डार्क कर देती हूँ मैं। जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको डार्क ब्लैक कलर से, यही क्या है? न्यूक्लियोलस। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। वो धीरे धीरे लुप्त होने लगता है या फिर गायब होने लगता है। फोर्थ पॉइंट है दोनों सेंट्रॉइल जो न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, जिनसे एस्ट्रल रेज निकलती है जो स्पिंडल फाइबर का निर्माण करती है, जिससे निर्माण होता है। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको डायग्राम से समझ आएगा। तो प्रोफेज स्टेज में क्या हो रहा है आपको ये याद रखना है। देखो थ्योरी जो पॉइंट्स हैं, आप डायग्राम याद होंगे तो पॉइंट्स आप खुद बना के आ जाओगे। बस आपको ये याद रखना है कि प्रोफेज स्टेज में क्रोमोसोम में सेल डिवीज़न में क्या चेंज हुआ, एनाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में क्या हुआ, टीलोफेज में क्या हुआ। तो ये आपके जो प्रोफेज स्टेज है उसके 4 पॉइंट थे। अब हैं डायग्राम। तो देखो 3 डायग्राम है। एक होता है अर्ली प्रोफेज, एक होता है मिड प्रोफेज, एक होता है लेट प्रोफेज। एक सबसे जल्दी हो रहा है, एक सबसे देर में हो रहा है, और इन दोनों के बीच की स्टेज मिड प्रोफेज कहलाती है। तो फर्स्ट स्टेज अर्ली प्रोफेज में क्या है, पहले मैं आपको बता देती हूँ डायग्राम में क्या क्या है। आपको 2 सर्किल बनाने हैं। सर्किल के अंदर जो मैंने ये बनाए हैं ये हैं आपके क्रोमोसोम, और ये अंदर वाला जो गोला है या फिर सर्किल है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है वो है न्यूक्लियोलस, और ऊपर जो मैंने ये चरखी जैसे बनाए हैं, मैं समझाने के लिए चरखी कह रही हूँ, लेकिन इन्हें क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइल बोलते हैं। तो डायग्राम में क्या है? 2 सर्किल हैं जिनमें 2 सेंट्रॉइल हैं, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम मैंने आपको बताया ये आपका क्रोमोसोम है। इन दोनों ऊपर को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स। तो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर क्रोमेटिड्स हैं, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम है। सेम दूसरे डायग्राम आपको याद रखना है, जितनी भी स्टेप करेंगे हम, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सब में यही लेबलिंग रहेगी, बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो आपको हर डायग्राम में रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखो 2 सर्किल बनाने हैं, सर्किल के अंदर हमें 2 क्रोमोसोम बनाने हैं, न्यूक्लियोलस बनाना है, सेंट्रॉइल बनाने हैं। सेंट्रॉइल और क्रोमोसोम तो आपको बनाने ही हैं, वरना डायग्राम इनकम्प्लीट रहेगा। तो सेंट्रॉइल, तो फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा था कि क्रोमोनोमीटर डेफिनेट थ्रेड के रूप में बढ़ जाता है और धीरे धीरे स्मॉल और थिक होने लगता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट स्टेप में या फिर अर्ली प्रोफेज में सिर्फ जैसा डायग्राम है ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आएगी मिड प्रोफेज। मिड प्रोफेज में हमने दूसरे में पढ़ा था कि जो क्रोमेटिड्स हैं क्रोमोसोम के द्वारा अटैच होते हैं, जिन्हें ईजिली अलग नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे क्या होगा? हाँ, थर्ड पॉइंट, इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो फोर्थ पॉइंट है। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट है उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि डायग्राम में क्या क्या प्रेजेंट है और क्या क्या हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है आपका, तो जो हमारे सेंट्रॉइल हैं, ठीक है, ये जो सेंट्रॉइल हैं ये धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। आपने क्या पढ़ा डायग्राम में कि जो सेंट्रॉइल थे वो धीरे धीरे दूर जाने लग रहे हैं। अब देखो अर्ली प्रोफेज में सेंट्रॉइल पास पास है, मिड प्रोफेज में क्या हो रहा है, ये देखो थोड़ा थोड़ा दूर जा रहे हैं,
ठीक है, मैंने इनके बीच डिस्टेंस बनाया है। तो एक सेंट्रोइड ऊपर हो गया, एक सेंट्रोइड नीचे हो गया, बाकी सब चीज़ें सेम रही, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिड्स, स्पिंडल फाइबर। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम ये सेंट्रोइड बना रहे हैं, मैं रफ बना के दिखा रही हूँ, ये है, ये हम सेंट्रोइड बना रहे हैं। तो टीचर 100% आपसे, अगर आप ये वाइवा में बना रहे हो या फिर आपसे टीचर सुन रही है या फिर सुन रहे हैं टीचर आपसे कोई भी मतलब ये वाला क्वेश्चन, तो वो ज़रूर पूछते हैं कि जो ये आपका सेंट्रोइड है, इसके चारों ओर ये जो किरणें या फिर रेज़ निकल रही हैं, इन रेज़ का नाम क्या है। ये बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि जो सेंट्रोइड के चारों ओर रेज़ हैं, इन रेज़ का नाम क्या है। तो इन रेज़ का नाम होता है एस्ट्रल रेज़। जो ये रेज़ हैं इनका नाम है एस्ट्रल रेज़। तो आप याद रखेंगे एस्ट्रल रेज़ होती हैं, यही एस्ट्रल रेज़ धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर में चेंज हो जाती हैं। फर्स्ट स्टेप या फिर अर्ली प्रोफेज में डायग्राम में कुछ चेंज नहीं हुआ। मिड प्रोफेज में जो हमने 4th पॉइंट में पढ़ा कि सेंट्रोइड धीरे धीरे दूर जा रहे हैं और स्पिंडल फाइबर का निर्माण कर रहे हैं। तो जो ये इससे किरणें निकल रही हैं या रेज़ निकल रही है, एस्टर रेज़, वही स्पिंडल फाइबर का निर्माण कर रही है, जिसे मिड प्रोफेज कह रहे हैं। उसके बाद आती है आपकी लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है आपका, जो देखो धीरे धीरे दूर, पहले पास पास थे बिल्कुल अर्ली प्रोफेज में, फिर धीरे धीरे दूर होते हुए इतने हुए लेट प्रोफेज में ये बिल्कुल अपने अपोजिट पोल पर पहुंच गए, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, न्यूक्लियोलस डिसअपियरिंग हो रहा है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियरिंग हो रही है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर सेम रहा। जब ये दोनों अपने अपने पोल पे पहुंचे तो स्पिंडल फाइबर का भी निर्माण हुआ, क्रोमेटिड, सेंट्रोसोम, ये सब सेम रहा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सेंट्रोइड दूर दूर जा रहे हैं और ये सब। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया है प्रोफेज स्टेज कंप्लीट। तो प्रोफेज स्टेज में आपको क्या क्या याद रखना है कि इसमें जो सेंट्रोइड हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे क्या है, डिवाइड होकर दूर हो रहे हैं। और एस्टर रेस क्या है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण कर रही है। और लेट प्रोफेज में ये दोनों अपने अपने पोल पर प्रेजेंट हो जाते हैं, दोनों अपने पोल पर चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर का निर्माण कर रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग, धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, न्यूक्लियोलस भी गायब हो रहा है, सेंट्रोसोम, क्रोमेटिड्स और स्पिंडल फाइबर, बाकी सब डायग्राम आपके सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, बाकी सब डायग्राम आपके सेम है। तो ये हो गई आपकी प्रोफेज स्टेज कंप्लीट। अब इसके बाद हमें पढ़नी है मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके सेकंड स्टेप, मेटाफेज एंड एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, एक है मेटाफेज का और एक है एनाफेज का। इसके बाद हम पढ़ेंगे टीलोफेज का। ठीक है, तो प्रोफेज हम पढ़ चुके हैं। प्रोफेज में क्या हो रहा था कि जो सेंट्रोइड है, जो सेंट्रोइड थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, तो एक दूसरे से दूर हो रहे थे और अपने अपने पोल पर जा रहे थे और स्पिंडल फाइबर का निर्माण कर रहे थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो रहा था। अब उसके बाद आती है स्टेज मेटाफेज। तो मेटाफेज में 4 स्टेप हैं, लेकिन आपको स्टेप तो याद रखने ही है, स्टेप आप एक बार रीड कर लेना, लेकिन जो आपको याद रखना है वो रखना है डायग्राम, क्योंकि अगर आपके दिमाग में डायग्राम मिक्स हो गए तो फिर आप पॉइंट्स नहीं लिख पाओगे। एग्ज़ाम में आप थोड़ा सा रफ पेपर पे डायग्राम बना लेना, फिर उस डायग्राम से आपको याद आ जाएगा कि इस स्टेज में क्या क्या हो रहा था। ठीक है, तो डायग्राम आपको याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है मेटाफेज। स्टेप सेकंड में या फिर स्टेज सेकंड में स्पिंडल फाइबर की कंप्लीट फॉर्मेशन होती है। ये स्पिंडल फाइबर्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्टेप सेकंड में क्या हो रहा है, जो हमारे स्पिंडल फाइबर हैं, और एक चीज़ याद रखेंगे, ये स्पिंडल फाइबर की जो संख्या होती है 2 से 7 होती है, इसलिए आप यहाँ पे 6 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 7 से ज़्यादा आपको नहीं बनाने हैं। तो मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर की क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, और स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं। स्टेप सेकंड है, इस स्टेज में सेंट्रोसोम साइटोप्लाज्म से मूव करके स्पिंडल फाइबर तक पहुंच जाते हैं और अपने सेंट्रोसोम से अटैच्ड हो जाते हैं। तो इस स्टेज में क्या हो रहा है,
जो हमारे क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है ये क्या कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म से मूव, मतलब साइटोप्लाज्म से हटकर स्पिंडल फाइबर तक, ये देखो साइटोप्लाज्म से हट गए हैं और स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए हैं। तो यही इस पॉइंट में लिखा है, स्पिंडल फाइबर तक पहुंच जाते हैं और अपने सेंट्रोसोम से अटैच हो जाते हैं। देखो ये स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए और अपने सेंट्रोसोम से भी अटैच्ड हैं। धीरे धीरे क्रोमेटिड्स इस प्रकार घूमते हैं कि अपनी इक्वेटर लाइन पर आ जाते हैं। इक्वेटर लाइन आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी 10th क्लास में, जो जैसे यहाँ पे भी इस डायग्राम में एक लाइन खींची हुई है मैंने बीच में, जिसका नाम है इक्वेटर या फिर जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो मेटाफेज में जो ये क्रोमोसोम होते हैं धीरे धीरे मूव करते हुए स्पिंडल फाइबर में आते हैं और अपनी इक्वेटर लाइन पर आ जाते हैं। 4th पॉइंट है, इनके क्रोमेटिड्स थिक एंड एक दूसरे से अलग होते हैं। जो मैंने आपको जैसे बताया था रफली, ये क्रोमोसोम है, इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से थिक हो जाते हैं, एक दूसरे से थिक एंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, ठीक है। जो ये अलग होंगे वो होंगे हमारे एनाफेज में। तो आपको इस वाली स्टेज में मेटाफेज में क्या याद रखना है, मेटाफेज में आपको डायग्राम याद रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें एक न्यू लेबलिंग हुई है और एक इक्वेटर। तो मेटाफेज में क्या हो रहा है, जो हमारा क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म से मूव करता हुआ कहाँ आ रहा है, स्पिंडल फाइबर्स में आ रहा है और धीरे धीरे मूव करते हुए अपनी इक्वेटर लाइन पर आ जाते हैं। तो इस डायग्राम में आपको बिल्कुल याद रखना है, जो ये आपको एक क्रोमोसोम बना रहे हैं, ये क्रोमोसोम बनाने हैं, ये बिल्कुल स्पिंडल फाइबर के ऊपर बनाने हैं और ये दोनों क्रोमेटिड्स क्या हैं, इक्वल होने चाहिए। और एक चीज़ आप याद रखेंगे एग्ज़ाम में, आप जब डायग्राम बनाएंगे, अगर आप स्केच का यूज़ कर रहे हैं, कलर्ड पेन का यूज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स क्या है ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करते हैं, तो आपको डायग्राम में ऐसा नहीं करना कि पूरा ब्लैक पेन से बना के आ गए या पूरा ब्लू पेन से बना के आ गए। थोड़ा सा अदर पेन का यूज़ करना है, जिससे कि क्या हो, हर डायग्राम में डिफरेंस दिखाई दिए कि हाँ इस डायग्राम में एक इक्वेटर लाइन आई है, इससे पहले प्रोफेस पढ़ी उसमें इक्वेटर लाइन नहीं थी। तो हर डायग्राम में आपको मतलब दिखाना है जो चीज़ न्यू हो रही है। जैसे यहाँ पे इक्वेटर लाइन या फिर ये क्रोमेटिड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चेंज करनी है किसमें, मेटाफेज में। तो आप थोड़ा कलर्ड पेन का यूज़ करें, और अगर ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ कर रहे हो तो आप क्या है, जो चीज़ अलग है उसे थोड़ा अलग, जैसे बाहर का ब्लैक से कर दे, अंदर का ब्लू से कर दे, फिर स्पिंडल फाइबर ब्लैक से कर लें, ऐसे कर सकते हैं। कलर्ड पेन से और ज़्यादा सुंदर लगेगा। नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज। इस स्टेप में सिस्टर क्रोमेटिड्स की मूवमेंट अपने पोल्स की ओर होने लगती है। अभी मैंने जो आपको बताया था कि ये क्रोमोसोम है कोई, तो ये जो कहलाती हैं, ये कहलाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, मैंने बताया था आपको अभी, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स की मूवमेंट अपने पोल्स की ओर एक ऊपर और एक नीचे होने लगती है। नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड पॉइंट है, इसमें सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होती है। सेंट्रोमेयर जो होता है, इसमें स्प्लिटिंग माने होता है टूटना, तो इसमें सेंट्रोमेयर क्या है, धीरे धीरे टूटने लगता है। थर्ड पॉइंट है, जब क्रोमेटिड्स अपने अपने पोल्स की तरफ जाने लगते हैं तो इनकी शेप LVJ होती है। तो जब क्रोमेटिड्स अपने अपने पोल की तरफ, मतलब एक ऊपर और एक नीचे जा रहा है, तो इनकी शेप क्या होगी, LVJ शेप के हो जाएंगे। या हमें नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, लेकिन क्रोमोसोम जो हमें बनाने हैं वो इस टाइप से ही बनाने हैं। तो स्टेज एनाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में क्या हुआ था कि स्पिंडल फाइबर में क्रोमोसोम आ गए थे अपने इक्वेटर लाइन पे। इसके बाद क्या होगा, एनाफेज में जो ये क्रोमोसोम है ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं। जैसे हमारा क्रोमोसोम है ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी टूटने लगते हैं, मतलब ये बीच में इक्वेटर लाइन आ जाती है। तो ये दो क्रोमेटिड्स अपने ऊपर की तरफ और दो क्रोमेटिड्स नीचे की साइड, मतलब अपने अपने पोल्स, ये ऊपर वाला पोल्स और एक नीचे वाला पोल्स, इन्हें पोल्स कहते हैं। तो इस डायग्राम में क्या चेंज हो रहा है, जो हमारे क्रोमोसोम थे वो धीरे धीरे अपने पोल्स की तरफ जा रहे हैं। बाकी सब डायग्राम में लेबलिंग सेम है, सेंट्रॉइल है, क्रोमेटिड्स हैं, इक्वेटर है, स्पिंडल फाइबर है। यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग था, वरना क्रोमेटिड्स, इक्वेटर लाइन, स्पिंडल फाइबर। तो एनाफेज में क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम है वो धीरे धीरे कहाँ है, अपने अपने पोल्स की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट है, देखो ये लिखा भी है, क्रोमेटिड्स शिफ्टेड्स टुवार्ड्स द अपोजिट साइड। इसका मतलब है जो क्रोमोसोम है वो अपने अपने
पोल्स की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इक्वेटर लाइन से वो अपनी साइड जा रहे हैं, ये अपनी साइड जा रहे हैं, ठीक है, पोल्स की साइड। नेक्स्ट आती है आपकी फोर्थ एंड लास्ट स्टेज, टीलोफेज। जब क्रोमोसोम दोनों पोल्स पर पहुंच जाते हैं तो लॉन्ग थ्रेड के रूप में दिखाई देते हैं, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं। जो आपकी टीलोफेज है ये सेम टू सेम प्रोफेज जैसी है, बस ये याद रखो प्रोफेज की जो उल्टी स्टेज है, बिल्कुल उस जो प्रोफेज में हो रहा है वो उसमें अपोजिट हो जाएगा, किसमें, टीलोफेज में। तो टीलोफेज में आप याद रखेंगे ये प्रोफेज की क्या है, अपोजिट स्टेज है। इसमें क्रोमोसोम क्या है, दोनों पोल्स पर पहुंच रहे हैं और लॉन्ग थ्रेड के रूप में दिखाई दे रहे हैं, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो रहे हैं। अब हम टीलोफेज के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ। मेटाफेज और एनाफेज में आपको क्या याद रखना है, देखो प्रोफेज में आपको ये याद रखना है कि दोनों सेंटर एक दूसरे से दूर जा रहे थे अपने अपने पोल्स की तरफ और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रही थी। मेटाफेज में क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे आके आ रहे थे, साइटोप्लाज्म से मूव करके स्पिंडल फाइबर में आ रहे थे, अपने सेंट्रोसोम से अटैच हो रहे हैं और इक्वेटर लाइन पर आ गए। इसके बाद जब आपको ये वाला डायग्राम, तो उसके बाद आपको एग्जाम में याद होना चाहिए कि इसके बाद आएगी एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में हमारे जो क्रोमोसोम है वो अपने अपने पोल्स की तरफ क्या होंगे, जा रहे हैं, शिफ्टेड हो रहे हैं। तो क्रोमेटिड शिफ्टेड टुवार्ड्स अपोजिट साइड, एनाफेज में हो रहा है ये। अब हम पढ़ेंगे टीलोफेज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे इसके लास्ट स्टेज जिसका नाम है टीलोफेज। इसके पॉइंट्स मैंने इससे पहले आपको समझा दिए हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि टीलोफेज जो है वो प्रोफेज की बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग हो रही थी, यहाँ रीअपियरिंग हो रही है, वहाँ मतलब गायब हो रही थी, यहाँ दोबारा से बन रही है। जो टीलोफेज स्टेज होती है वो क्या होती है, प्रोफेज की अपोजिट होती है। इसमें भी देखो 3 स्ट्रक्चर बने हैं और प्रोफेज में भी 3 स्ट्रक्चर बने थे। इसमें भी अर्ली है, एक मिड टीलोफेज एंड एक लेट टीलोफेज। तो अर्ली टीलोफेज में क्या हो रहा है, अर्ली टीलोफेज में आपको बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनाना है जैसे आपने एनाफेज में बनाया था। इसमें भी क्रोमेटिड्स क्या हैं, अपने अपोजिट पोल्स पर जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ अलग है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियरिंग एंड न्यूक्लियोलस रीअपियरिंग। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस है ये दोबारा से क्या है, बन रहा है या फिर फॉर्मेशन हो रही है। तो इसे आप हमेशा डॉट डॉट करके दिखाएंगे। स्टार्टिंग में धीरे धीरे डॉट डॉट होगी, लास्ट डायग्राम में आपको पूरी दिखानी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन फर्स्ट स्टेप में या फिर अर्ली टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो रही है या रीअपियर हो रही है, और न्यूक्लियोलस डॉट डॉट करके दिखाना है, वो भी क्या हो रहा है, रीअपियर हो रहा है। याद रखेंगे ये डॉट डॉट करके ही दिखाना, क्योंकि अर्ली स्टेज में फॉर्मेशन नहीं हो सकती, धीरे धीरे प्रोसेस होगी, तभी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से बनेगी। तो अर्ली टीलोफेज में क्या हुआ, सेंट्रोइल वही है, क्रोमेटिड्स क्या है, अपने अपोजिट पोल पर जा रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप है मिड टीलोफेज। मिड टीलोफेज में क्या हो रहा है, जो ये है हमारा टीलोफेज, ठीक है, ये बीच में से टूट जाएगा। ये इक्वेटर लाइन है जहाँ क्लेवेज, क्लेवेज का मतलब होता है विदलन या फिर टूटना। तो ये बीच में से टूट जाएगा, एक साइड ऊपर, जैसे ये ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला साइड अलग नीचे। इससे ही 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होगा। इसमें भी क्या है, अब देखो यहाँ पे डॉट डॉट थी, अब पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई थी। ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, शॉर्ट में मैंने MEM लिख दिया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, अब दोबारा पूरी तरह से बन गई है मिड टीलोफेज में। अर्ली टीलोफेज में वो धीरे धीरे बन रही थी, मिड प्रोफेज या फिर सॉरी मिड टीलोफेज तक पहुंचने तक ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से बन गई है। न्यूक्लियर के अंदर जितना भी लिक्विड या फ्लूइड भरा हुआ है वो सब न्यूक्लियोप्लाज्म, तो उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्लेवेज हो रहा है, नीचे बिल्कुल सेम है, स्पिंडल फाइबर डिसअपियरिंग। इसमें एक चेंज है, स्पिंडल फाइबर क्या है, डिसअपियर हो रहे हैं धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि अब लेट टीलोफेज आने वाली है, इसलिए ही क्या है, धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर क्या हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। और उसके बाद हमारी 2 पूरी न्यू सेल्स बन रही हैं, 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं। इन डॉटर सेल्स को आप देखें बिल्कुल सेम वैसी हैं जैसे हमने प्रोफेज में कैसे ली थी, पेरेंट सेल ली थी। तो दोनों में क्या है, क्रोमोसोम है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेंट्रोइल, देखो दोनों के पास सेम चीज़ें हैं, एक सेंट्रोइल इसके पास, एक सेंट्रोइल इसके पास, क्रोमोसोम इसके पास, क्रोमोसोम इसके पास, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद डिप्लॉयड क्रोमोसोम।
ठीक है। तो आप देखो समसूत्री विभाजन जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि 2n से डिप्लॉइड से 2n बन रही है। तो मैंने आपको समसूत्री जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने बताया था डिप्लॉइड पेरेंट से डिप्लॉइड 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो इसमें 4 स्टेप हो रहे थे इन्वॉल्व, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, ये आपको सिक्वेंस से लिख के आना है एग्जाम में। प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में हमारे सेंट्रोल धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूर जा रहे हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण कर रहे हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो रही थी डिसएपियर। मेटाफेज में जो हमारे क्रोमोसोम थे वो धीरे धीरे कहाँ है, इक्वेटर लाइन पर आ रहे थे। और एनाफेज में वो एक दूसरे से क्या है, दूर दूर जा रहे थे, जैसे इसमें जा रहे हैं एनाफेज में। उसके बाद टीलोफेज जो है वो क्या है, प्रोफेज की बिल्कुल अपोजिट है, वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा था तो यहाँ रीअपियर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका आता है क्वेश्चन समसूत्री विभाजन या फिर माइटोसिस या सोमेटिक सेल्स डिवीज़न, ये आपका हमेशा लॉन्ग में आता है 6 नंबर का, लेकिन कभी कभी क्या है, पेपर को भारी करने के लिए क्या करते हैं, 3 नंबर में बीच में से कोई सी भी स्टेज दे देंगे कि समसूत्री विभाजन के टीलोफेज का वर्णन करो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेन जो आपको ध्यान देना है वो देना है डायग्राम्स पर, क्योंकि आपको डायग्राम्स याद होंगे। आपको एग्जाम में पहले रफ पे डायग्राम या फिर साइड में डायग्राम बन, जैसे आपकी कॉपी है तो साइड में पहले डायग्राम बना लेंगे, जिससे आपको डायग्राम को देख के याद आ जाएगा कि इसके पॉइंट्स क्या लिखने हैं। क्योंकि आपके डायग्राम सही होंगे तो एग्जामिनर डायग्राम को ही देख के नंबर देगा। तो ये हो गया है आपका पूरा मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। वो भी सेम ऐसे ही है, बस उसमें कुछ चीज़ें, उसमें स्टेजेस ज़्यादा हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।